इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। पृष्ठ संख्या 90। प्रश्न 1, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर, बहुकोशिकीय जीवों में केवल त्वचा की बाहर की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में आती हैं। शरीर के अंदर की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं आ सकती, इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग की ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण द्वारा नहीं हो सकती। इसे अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंड का उपयोग करेंगे। मापदंडों आ सकता है यहाँ पर, निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग कर सकेंगे। इसमें है, पहला मापदंड है सजीव सांस लेते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीवों में वंश वृद्धि होती है। सजीवों में वंश वृद्धि होती है या सजीव जो है वंश वृद्धि करते हैं। इससे आगे है, सजीवों के शरीर में वृद्धि होती रहती है, सजीव उत्सर्जन करते हैं। सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण कार्य निरंतर चलते रहते हैं, जिन्हें हम जैव प्रक्रम भी कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, किसी सजीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? भोजन, शरीर में ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। भोजन है शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और वृद्धि के लिए किया जाता है। इसके बाद में ऑक्सीजन, श्वसन के लिए, जल, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए, और सौर ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन तथा संवेदनशीलता जो है आवश्यक है, हम इनको आवश्यक मानेंगे। इससे अगला है पृष्ठ संख्या 96, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वयंपोषी पोषण, इस पोषण में जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे और युगलिना। विषमपोषी पोषण, इस पोषण में जीव दूसरे जीवित या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करता है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा खनिज लवण तथा सूर्य से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसमें पौधे हैं, पौधों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसकी सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल अमाशय की भित्ति में उपस्थित कठोर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह अम्ल अमाशय में भोजन को अम्लीय बनाता है। यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन को पाचन के लिए नरम करता है। इससे आगे है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में खंडित कर देते हैं या तोड़ देते हैं। ये अणु छोटी आंत के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्र आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? इसमें है यहाँ पर, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र की अंदर की सतह पर अंगुली जैसी अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम अनेक दीर्घरोम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। ये सतह के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन प्रवर्धों में बहुत सी रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये अवशोषित भोजन को रक्त में ले जाकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। इस तरह पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को
अविकल्पित या डिजाइन किया गया है। इससे अगला है पृष्ठ संख्या 101। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। यहाँ पर इसमें जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को तीव्रता से श्वसन करना पड़ता है। जो स्थलीय जीव हैं, स्थलीय जीवों को वायु में से ऑक्सीजन आसानी से प्राप्त हो जाती है। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित हो जाती है। यह उनके सही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। इसमें यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है जलीय जीवों के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है स्थलीय जीवों के लिए। इससे अगला है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो इसमें यहाँ पर है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित पथ हैं। सबसे पहले वायवीय पथ या वायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल अंतिम उत्पाद हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। इससे अगला है ऑक्सीजन की कमी में श्वसन। जब ऑक्सीजन कम होती है तो उसमें क्या कहता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरुवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा का प्रदान करता है। इससे आगे है अवायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा पैदा होती है। ये केवल जीव द्रव्य में होता है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। इसमें यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक है, ये दिखाया गया है। इसमें विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। इसमें है ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन होता है, और इसके 3 अणु जो है लेते हैं यहाँ पर। एक इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, ऑक्सीजन की अभाव के अंदर है। दूसरा क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया जो ईस्ट के अंदर होती है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंतिम उत्पाद हैं, और प्लस ऊर्जा पैदा होती है। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। इसके बाद में है यहाँ पर यह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है उत्पाद हैं। इससे आगे है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यहाँ पर है मनुष्यों में रक्त में आरबीसी मौजूद होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह फेफड़ों से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा में घुले हुए रूप में फेफड़ों तक पहुंचती है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। फुफ्फुस के अंदर का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुद्रवाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल ढक लेंगी। इस तरह फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र जो है बनाती हैं। इससे आगे है पृष्ठ संख्या 107। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। रुधिर, यह हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, भोजन, जल तथा अन्य पदार्थों का वहन करता है। हृदय, यह एक पेशीय अंग है। यह एक पंप की तरह काम करता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, या जो हमारा शरीर है उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाओं में धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं तथा शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। इससे आगे प्लेटलेट्स,
ये चोट लगने पर रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। इससे अगला नंबर 5 पॉइंट है लसिका। यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। हमारे शरीर में पचे हुए तथा क्षुद्र अंत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? इसमें यहाँ पर है स्तनधारी तथा पक्षियों में विभिन्न कामों को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग होने के कारण शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। इसलिए स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के क्या घटक हैं? इसमें है यहाँ पर है निम्नलिखित घटक हैं वहन तंत्र के। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। जाइलम, ये पौधों में मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का वहन करते हैं। फ्लोएम, यह पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। पादप, इसी अगला प्रश्न है पादप में जल और खनिज का वहन कैसे होता है? उत्तर, पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवर्धन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पौधे के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन संग्रहण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है तथा जड़ के जाइलम में जाता है। जल के स्तंभ का निर्माण होता है और लगातार जल ऊपर की ओर धकेला जाता है। पौधे की पत्तियों द्वारा जल वाष्प होता रहता है। इसे पूरा करने के लिए पौधों में जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल की जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्पन के रूप में जल की हानि जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इससे अगला है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पादपों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण, अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि करने वाले भागों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नालिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। इससे अगला है पृष्ठ संख्या 109। इसमें है यहाँ पर पृष्ठ संख्या 109 में वृकान या नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। ये वृक्क की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इससे आगे है प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख वृक्काणु होते हैं। ये रक्त को छानने और मूत्र का निर्माण करने का कार्य करते हैं। वृक्काणु की संरचना, वृक्काणु के जो है मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। सबसे पहले है वृक्क कणिका। क्या है भाई? वृक्क कणिका। इसमें 2 संरचनाएं होती हैं। वोमन संपुट, ये कप की आकृति की तरह संरचना होती है, इसे वोमन संपुट कहते हैं। यह ग्लोमेरुल्स को घेरे रहती है तथा छने हुए द्रव्य को इकट्ठा करती है। इससे अगला भाग है इसका कोशिका गुच्छ। यह रक्त वाहिनियों का एक गुच्छा होता है। इसके द्वारा उच्च रक्तचाप के कारण रक्त जो है छनता है। वृक्क नलिका, इसमें यहाँ पर एक था वृक्क कणिका, दूसरा है भाग है क्या भी? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका के भाग हैं, यह एक लंबी नलिका है। यह वोमन संपुट से जुड़ी हुई होती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके द्वारा ग्लूकोज और लवणों का द्वारा अवशोषण होता है। हेनलिका लूप, यह यू आकार की नलिका होती है। यह जल के संतुलन में मदद करती है।
दूरस्थ कुंडलित नलिका, यह हमारे शरीर में पीएच मान और सोडियम पोटासियम का संतुलन बनाए रखती है। संग्राहक नलिका, इसमें मूत्र एकत्रित होकर के मूत्रवाहिनी में जाता है। इसी अगला है कार्यविधि। ग्लोमेरुल्स में रक्त को छाना जाता है, जिससे जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा यूरिया जो है अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा है नंबर 2 है हम नलिका से गुजरते समय शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ रक्त में सोख लिए जाते हैं। नंबर 3 अपशिष्ट पदार्थ सीधे नलिका में चले जाते हैं तथा वे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसमें यहाँ पर जो है ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर हमारी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में एक वृकाणु की रचना, हम इस चित्र को बना सकते हैं और इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोश का कोश दिखाया गया है, वो संपुट है, वृकाणु का नलिकाकार भाग दिखाया गया है और वृक्क धमनी की शाखाएं दिखाई गई हैं। वृक्क शिरा की शाखा दिखाई गई है, इसमें ये वृक्क धमनी है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इससे आगे है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप जो है किन विधियों का उपयोग करते हैं। इसमें है उत्तर, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। सबसे पहले है जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन जो है बनती है, पौधे जो है इस ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। दूसरा है पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में निष्कासित कर देते हैं। नंबर 3 पौधे अपने अपशिष्टों को पत्तियों में एकत्रित कर लेते हैं तथा बाद में उन्हें गिरा देते हैं। पौधे बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तका में संचित कर लेते हैं। नंबर 5 पॉइंट है कुछ अपशिष्टों को रेजिन तथा गोंद के रूप में बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न संख्या 3 मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। उत्तर है जब शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो मूत्र ज़्यादा बनता है और पानी कम होने पर मूत्र कम बनता है ताकि शरीर का जल संतुलन बना रहे। दूसरा इसमें है गर्मियों और व्यायाम करते समय पसीने के रूप में पानी ज़्यादा निकल जाता है। शरीर में पानी बचाने के लिए कम मूत्र बनता है। शरीर में यूरिक अम्ल तथा यूरिया के उत्सर्जन के लिए भी मूत्र अधिक बनता है। इस तरह से इस अध्याय के पाठ के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पूरे हुए और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ आएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।